Hi everyone. So we are doing microeconomics from NCRT and the topic that we are going to start today is demand. So we are doing chapter 2 theory of consumer equilibrium and काफी parts में divided है. I think majority of the feedback that I've taken from my students, all of them find chapter 2 difficult and इसमें भी नॉन मैथ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही है स्लोप एंड ऑल इन ग्राफ्स में. सो इट्स ओके, यू कीप प्रैक्टिसिंग, यू जस्ट स्टे इन टच. एक दो बार वीडियोस और देखो, पहली वाली शायद ना समझ आए, दूसरी तीसरी बार समझ आएगी, बट यू जस्ट कीप इन टच एंड विल जस्ट गेट थ्रू इट. सो लेट्स स्टार्ट द डिमांड पोर्शन एंड एनसीईआरटी से करेंगे. जो समझाना होगा मैं साइड बाय साइड समझाती भी जाऊंगी. ठीक है. सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिराइव्ड द कंज्यूमर्स ऑप्टिमम बंडल. ठीक है, याद है आप लोगों को कि हमने ऑप्टिमम बंडल देखा था, बजट लाइन थी, इंडिफरेंस कर्व था, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था और ये ऑप्टिमल बंडल था कंज्यूमर का. राइट, ये हमने देख लिया था. ठीक है. It was observed that the amount of good that the consumer chooses optimally depends on the price of the good and prices of other goods and consumer income and her taste and preferences. Right? ये मेरी willingness थी. मैंने कहा था ना, expectation versus reality. ये मेरी willingness थी, ये मेरी एबिलिटी थी, ये मेरी सच्चाई थी, रियलिटी थी कि मैं कितना अफोर्ड कर सकती हूँ. ये किस पे डिपेंड कर रही थी? मेरी एबिलिटी, रियलिटी, प्राइजेस पे और मनी इनकम पे. ठीक है. तो प्राइजेस, मनी इनकम सब डिसाइड करता है कि मैं क्या खरीदूंगी और कितना खरीदूंगी. ऑल राइट. सो द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड. तो दो चीजें जो हाईलाइट करने की नीड है, कंज्यूमर विलिंग टू बाय है एंड कंज्यूमर एबल टू अफोर्ड है. तो विलिंग टू बाय को क्या कहते हैं? विलिंग टू बाय को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व. और एबल टू अफोर्ड को क्या कहते हैं? एबल टू अफोर्ड को कहते हैं बजट लाइन. तो जहां पे दोनों मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है, जो छू के गुजरते हैं, टच करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है. ठीक है. सो इसी को हम कहते हैं डिमांड for a commodity. So whenever one or more of these variables change, the quantity of good chosen by the consumer is likely to change as well. So here we shall change one of these variables at a time, study how the amount of good chosen by the consumer is related to that variable. तो एक टाइम पे एक वेरिएबल चेंज करेंगे और देखेंगे कि कंज्यूमर से कैसे वो वेरिएबल एसोसिएटेड है, कंज्यूमर कैसे अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर रहा है. ठीक है. तो डिमांड को और लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं. If the prices of other goods and consumer income and her taste and preferences remain unchanged. ये हमने देखा था ना कि प्राइस ऑफ बनाना है, सिर्फ वो चेंज हुआ है, एंड प्राइस ऑफ मैंगो जो है आपका, और जो मनी इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, वो सब सेम है. तो आपको पता था बजट लाइन आगे या पीछे शिफ्ट हो रही थी डिपेंडिंग की प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो पिवट हो रहा था. ठीक है. पिवट इनवर्ड हो रहा था या पिवट आउटवर्ड हो रहा था, ये हमें पता है. और इक्विलिब्रियम पॉइंट, हम नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे थे, ये भी हमें पता है. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है? द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. ठीक है. डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं? इसे कहते हैं डिमांड फंक्शन. दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप. दस कंज्यूमर्स डिमांड फंक्शन फॉर अ गुड. बेसिकली पहले यार डिमांड कर्व का पॉइंट हाईलाइट कर लो, एंड ये है कि एक्स गुड के लिए आपका जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंडेंट है उसके. ठीक है. ये फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन है, एंड ग्राफ आपको दिख रहा है नीचे आता हुआ. ठीक है. जैसे जैसे नीचे आते हुए ग्राफ का मतलब है कि अगर आप यहाँ थे, जैसे प्राइस कम होगा तो आप क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे, प्राइस कम होगा क्वांटिटी और डिमांड करोगे. ठीक है. तो आपको ये चीज क्या बोलती है? The demand curve relation between quantity of the good chosen by consumer and price of the good, the independent, basically the independent variable आपका क्या कर रहा है कि is measured along the vertical axis in dependent quantity. तो देखो, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राइस जो है ना आपका, वो इंडिपेंडेंट है. मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में पहले प्राइस चेंज होता है. आपका किस चीज पे कंट्रोल नहीं है? आप इंडिविजुअल हो. ठीक है. आप कॉफी कंज्यूम करते हो, आपका किस चीज पे कंट्रोल नहीं है? आपका कंट्रोल नहीं है प्राइस पे. क्वांटिटी आप कितनी कंज्यूम करोगे? आप एक दिन में 1 कप लोगे, आप एक दिन में 2 कप लोगे, आप एक दिन में 3 कप लोगे. ठीक है. ये चीज ठीक है. ये चीज जो है कि मैं 1 कप लूंगा, 2 कप लूंगा, 3 कप लूंगा, ये चीज एक बार को चलो मैं फिर भी खुद डिसाइड कर सकती हूँ. बट प्राइसेस जो होंगे कॉफी के, क्या मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ? नहीं. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, यानी प्राइस.
प्राइस मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, प्राइस किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं, चेंज होना है वो होगा। लेकिन क्वांटिटी डिपेंडेंट है प्राइस पे। प्राइस अगर बढ़ेगा, क्वांटिटी कम कंज्यूम, कॉफी महंगी होगी मैं कम कॉफी लूंगी, कॉफी सस्ती होगी मैं ज्यादा कॉफी लूंगी। तो क्वांटिटी मेरे हाथ में, क्वांटिटी डिपेंडेंट है प्राइस पे। तो डिमांड फंक्शन वो यही बता रहा है आपको, जो बता रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कह रहा है कि प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस मार्केट में चेंज हो रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो वो वाई एक्सिस पे होगा। बेसिकली वो कह रहा है वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, ये वो बोल रहा है आपको। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स सच दैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। यानी आपको बेसिकली वो ये बोल रहा है कि वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस, नथिंग इंपॉर्टेंट, स्किप स्किप इट। इंपॉर्टेंट यहाँ है कि कंसिडर अ सिचुएशन, एक्स डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, वाई अलग अलग वैल्यू ले रहा है। A function y is equal to fx is an increasing function if value of y does not decrease with increase in the value of x. अगर अगर कोई चीज मुझ पे डिपेंडेंट है, y is function of x, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब x इंक्रीज हो रहा है पर y डिक्रीज हो रहा है। y डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x। द फंक्शन इज एग्जाम्पल वन। तो एग्जाम्पल वन में इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब x इंक्रीज होने से y इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। रिलेशनशिप कैसे कहते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। अगर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो ऊपर की डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है और y फिर भी पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ऑपोजिट रिलेशनशिप है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, दीज आर द ग्राफ्स, एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया है। सो यूजुअली इन द ग्राफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड डिपेंडेंट इज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। हाउएवर इकोनॉमिक्स में ऑपोजिट होता है। डिमांड कर्व में हम लोग क्वांटिटी जो है वो यहाँ लेते हैं, और डिमांड कर्व जब भी ड्रॉ करेंगे, एंड प्राइस जो है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर की डिमांड जो है एक्स की, वो डिपेंड करती है, वो फंक्शन है प्राइस का। प्राइस इंक्रीज होगा तो एक्स डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, बेसिकली दिस इंप्लाइज दिस, दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस। डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ेगा या नहीं, कम होगा, प्राइस चेंज होगा उसकी वजह से डिमांड चेंज होगी, क्योंकि प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है। राइट, सो इसीलिए वो कह रहा है कि डिमांड कर्व जो है उसको 2.13 में रिप्रेजेंट किया है, उसको डिमांड कर्व कहते हैं। हम डिराइव करते हैं डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस एंड बजट कंस्ट्रेंट। हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, आपका हमें पता था कि बजट लाइन सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करने की कोशिश करती है। तो अगर मेरा बजट यहाँ पर ये है, मेरा यहाँ पे मैं इस कर्व पे थी, ठीक है, और क्या हुआ कि मेरा प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा कर्व पीछे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर कर्व शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कर्व शिफ्ट होने की वजह से मैं नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गई और अब मैं कम कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही ज्यादा था, नहीं सॉरी, उल्टा हो गया। ओके, उल्टा हो गया। हम सबसे टॉप वाले इंडिफरेंस कर्व से स्टार्ट हुए, दोबारा स्टार्ट करते हैं, रुको, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, प्राइस रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम सी पर हैं, सी रेड से, सी यहाँ पर है, सी पॉइंट ये है, सी पे मैं x1 कंज्यूम कर रही हूँ, x2। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट है, यही पॉइंट कौन सा है, x1। ये पॉइंट मेरा x1 कहाँ पर है, x1 डैश मेरा यहाँ पर है, ये वाला प्राइस है, तब ये है क्वांटिटी। अब क्या हुआ, प्राइस ना कम हो गया, प्राइस कम होने की वजह से मेरा बजट लाइन आगे पिवट हो जाएगा। एक्स का प्राइस कम होने की वजह से हम ज्यादा एक्स कंज्यूम करेंगे,
ज्यादा करेंगे तो प्राइस कम होने की वजह से एक्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अब प्राइस क्या है, और कम हो गया। प्राइस जैसे ही और कम हो गया और आगे पिवट कर जाएगा। इसका मतलब है प्राइस और कम हो गया तो और ज्यादा हम डिमांड करेंगे। इसी की वजह से जब हम ये पॉइंट्स जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा डिमांड कर्व, जो कि है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो बोल रहा है प्राइस आपका और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, अगर प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी, नॉर्मल केस सिनेरियो में। गॉट दैट? नाउ सपोज वो यहाँ पे आपको ये पूरा बता रहा है, ठीक है, ये तो बता देगा। अभी हम एक चीज देखते हैं नेगेटिव स्लोप में, कि नेगेटिव स्लोप में दो तरह के फर्क आते हैं। अब ना आपको ये समझना है, किसी भी चीज का अगर प्राइस कम हुआ है, ठीक है, मैं बनाना कंज्यूम कर रही हूँ, होल्ड ऑन, मैं बनाना एंड मैंगो कंज्यूम कर रही हूँ। आई एम कंज्यूमिंग दीज टू गुड्स। When I'm consuming these two goods, I shall be aware of the prices. Right? If I'm consuming these two goods, I know banana is rupees 5, mango is rupees 10. Okay, and my money income is 100. If this remains same, this remains same. This changes. Okay, if this changes, what will happen? अगर मेरा प्राइस बढ़ गया बनाना का, 10 रुपए हो गया, तो ऑटोमेटिकली मैं बनाना कम कंज्यूम करूंगी, मैंगो ज्यादा। ये इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, कि जैसे ही कोई चीज महंगी हुई, बनाना महंगा हुआ, मैंने कहा छोड़ बनाना इतना महंगा है, इसकी जगह मैंगो ही कंज्यूम कर लेती हूँ। अगर 10 रुपए में ही मिल रहा है, वो तो बनाना मैं इसलिए ले रही थी कि सस्ता मिल रहा था 5 रुपए में, पसंद तो मुझे मैंगो है, और अगर सेम प्राइस में दोनों मिलेंगे तो मैं मैंगो प्रेफर करूंगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं किसी चीज का प्राइस बढ़ता है। आप कॉफी पीते हो, कॉफी का दाम बढ़ता है, आप कहते हो यार मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, फिर से चाय पी लूंगा, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। लेकिन एक और इफेक्ट होता है जो होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, कि जैसे मेरी इनकम 1,000 100 रुपए, ठीक है, पहले कॉफी का प्राइस क्या था, कॉफी का प्राइस था 10। तो अगर मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊंगी, मैं सारी की सारी कॉफी भी पीऊंगी, मैं 10 कॉफी ले सकती थी। लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन क्या था जो मैं ले रही थी, मेरा कॉम्बिनेशन था कि कॉफी थी 10 रुपए की, या बनाना ही ले लेते हैं, मैंगो था 10 रुपए का, बनाना था 5 रुपए का। कॉफी और चाय का इफेक्ट लेता है, ठीक है। कॉफी थी 10 रुपीज की, चाय थी 5 रुपीज की, एक कप, ठीक है, मेरे पास पैसे कितने थे, 100 रुपए। अब क्या हुआ, कॉफी सस्ती हो गई, कॉफी 5 रुपए की हो गई, तो पहले तो मैं ज्यादा कॉफी लूंगी, वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन कॉफी सस्ती होने की वजह से पहले क्या हो रहा था, मैं क्या कर रही थी, मैं 5 कप कॉफी ले रही थी, यानी 50 रुपीज, एंड 10 कप चाय ले रही थी, अगेन 50 रुपीज। अब मैं 50 रुपीज में पहले 5 कप कॉफी ले रही थी, अब प्राइस 5 होने की वजह से मैं 50 रुपीज में 10 कप कॉफी ले पा रही हूँ, राइट। लेकिन व्हाट इफ मुझे अभी भी 5 कप कॉफी की आदत है, ठीक है, मुझे 5 कप कॉफी की आदत है। पहले 5 कप कॉफी 50 रुपए में आ रही थी, अब 5 कप कॉफी कितने में आएंगी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या केस हुआ, वापस से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉफी 1 कप प्राइस ₹10, चाय 1 कप प्राइस ₹5, मनी इनकम 100। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, कि मैं 50 रुपए चाय पे दे रही हूँ, 50 रुपए मैं सपोजिटली एक कंज्यूम कर रही हूँ, 50 50। 50 रुपीज मैं अगर कॉफी में दे रही हूँ, मैं 5 कप ले रही हूँ कॉफी आज की डेट में, और 50 दे रही हूँ, मैं 10 कप ले रही हूँ चाय। 10 कप चाय, 5 कप कॉफी। अब क्या हुआ है, अब चेंज क्या आया है, चेंज ये आया है कि कॉफी का प्राइस जो है वो घट के ₹5 हो गया। लेकिन मेरे को आदत है 5 कप कॉफी लेने की, अब 5 कप कॉफी कितने में आएंगी, 25 रुपए में, ठीक है। तो बाकी के 25, और अभी भी
चाय का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, चाय पे 50 रुपए खर्च हो गए, तो अभी आपके पास जो 25 रुपए हैं वो तो बच गए ना। तो ये 25 रुपए से आप और चाय और कॉफी दोनों ले सकते हो ना, 25 रुपए तो सेव हो गए। कॉफी का प्राइस कम होने की वजह से किसी चीज का प्राइस कम हो गया, पर आपको सेम क्वांटिटी रखनी है। भाई आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा सस्ता भी हो गया तो एक ही मंगाओगे ना, तो पैसे तो बच गए ना। 600 रुपए का पिज्जा मंगाते हैं, 300 का बचा रहे हो, 300 रुपए बच गए ना। तो इसको क्या कहते हैं, जब वो जो पैसे बच गए जिससे आप दोनों गुड ज्यादा खरीद सकते हो, उसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं कि अगर मेरी कॉफी सस्ती हुई तो मैं और ज्यादा कॉफी लूंगी और चाय कम लूंगी, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहते हैं कि कॉफी सस्ती होने की वजह से मेरे कुछ पैसे बच गए, उन पैसों से मैं कॉफी भी और लूंगी और चाय भी और लूंगी, उसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। गॉट इट? यही बोल रहा है। नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ टू इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ठीक है। When banana becomes cheaper, the consumer, okay, highlight. When banana becomes cheaper, the consumer maximizes its utility by substituting banana for mango in order to derive same level of satisfaction. मुझे क्योंकि सेम सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, तो अगर कुछ सस्ता हो गया मैं और लूंगी, पर मुझे सेटिस्फैक्शन तो पूरी चाहिए, पूरे पैसे खर्च करके लास्ट रुपी स्पेंट। तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। ठीक है। मोर ओवर, एज प्राइस ऑफ बनाना ड्रॉप्स, कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर इंक्रीज। परचेजिंग पावर कैसे इंक्रीज, प्राइस बनाना का रिड्यूस हुआ तो कुछ पैसे बच गए, जैसे 25 रुपए बचे, अब उससे दोनों और चीजें ले सकते हो, तो आपकी परचेजिंग पावर हो गई ना। जो चीज 100 रुपए में आ रही थी अब 75 में आ रही है, 25 रुपए सेव हो गए ना। तो 25 में और कुछ खरीद सकते हो, क्योंकि और कुछ खरीद सकते हो तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई ना। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। सो अभी क्या हो रहा है, विद फर्दर इंक्रीज डिमांड फॉर बनाना एंड मैंगो, दोनों कुछ ज्यादा खरीदे जा सकते हैं, इसे इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लो, वी कॉल दिस एज, दिस इज इनकम इफेक्ट। ओके ग्रेट। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग बीइंग इक्वल देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इन अदर वर्ड्स, जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपके कंट्रोल में, आप कम डिमांड करोगे। प्राइस कम होगा, डिमांड आपके कंट्रोल में, आप ज्यादा डिमांड करोगे। गिवन हमने अज्यूम किया है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट की जो अजम्पशन है उसको हम सिटरस पैरेबिस भी कहते हैं। ठीक है। अब लीनियर डिमांड, ये क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगा था। मैं पहले ही बता दूं, ये इक्वेशन आ गई थी, लीनियर डिमांड की इक्वेशन आ गई थी और इससे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था। इन द नेक्स्ट क्लास आई शो यू द क्वेश्चन एज वेल, पिछले साल का प्रॉपर क्वेश्चन जो आया हुआ। ठीक है। तो लीनियर डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व डिपेंडिंग ऑन प्राइस ए माइनस बीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बीपी का, कि क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किसी एक कांस्टेंट फैक्टर पे, माइनस जो प्राइस बढ़ेगा तो जितना प्रोपोर्शन कम होगा क्वांटिटी में उसको हम बी कहते हैं। ठीक है। सो ए माइनस बीपी आपका इक्वेशन है। ए वर्टिकल इंटरसेप्ट है एंड माइनस बी इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, माइनस बी, यानी वो प्रोपोर्शन जो प्राइस बढ़ने की वजह से जब डिमांड कम होगी। ओके गॉट इट? प्रोपोर्शनल होगी ना, ऐसे थोड़ी जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी डिमांड कम हो गई। प्राइस 100 से बढ़ रहा है तो डिमांड भी 100 यूनिट कम हो गई, नहीं ना, कुछ प्रोपोर्शन कम होगी या ज्यादा होगी ना। तो उस प्रोपोर्शन को स्लोप कहते हैं। ठीक है। ओके, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड कर लेता है। द डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स डिमांड and price. Instead of studying the relation between demand for a good and its price, we can also study the relation between consumers' demand for a good and the income. ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, हाईलाइट कर लो। The quantity of a good that the consumer demands can increase or decrease with the price, with the rise in income, depending on the nature of the good. For most of the good, quantity that consumer chooses increase as consumers' income increase. Okay. Please read this. Please read this, but I will explain you in a very basic example.
पहली बात तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, नॉर्मल गुड वर्सेस इंफीरियर गुड. This entire case is subjective, depend from person to person. कुछ मेरे लिए नॉर्मल है, आपके लिए नहीं हो सकता. कुछ मेरे लिए इंफीरियर है, आपके लिए इंफीरियर नहीं हो सकता. ओके, कर दैट. जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई बहुत ही पुअर इंसान है, मतलब जो बहुत गरीब है, जो दिन के 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहा, ठीक है, उसके लिए वीट भी लग्जरी है. उसके लिए वीट भी लग्जरी है. तो वो रागी या जो भी ज्यादा सस्ता मिल रहा है वो ले रहा है, जबकि हम उसे सुपर फूड बोलते हैं आज की डेट में. राइट. सो नॉर्मल गुड वो गुड है मेरे लिए कि अगर मेरी इनकम जो है वो 100 रुपए है, तो 100 रुपए से आज मेरी इनकम 200 रुपए हो जाती है. तो मेरी मनी इनकम इंक्रीज होने की वजह से, अगर मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ, मैं राइस कंज्यूम कर रही हूँ. राइस पहले मैं 10 किलो यूज कर रही थी जब मेरी इनकम 100 रुपए थी. अब मैं 15 किलो यूज कर रही हूँ जब मेरी इनकम 200 रुपए है. जैसे इनकम बढ़ेगी मैं और कंज्यूम करूंगी. जो भी गुड मेरी इनकम बढ़ने की वजह से, मेरे पास ज्यादा पैसे आने की वजह से मैं और ज्यादा कंज्यूम करूंगी, उसको मैं कहती हूँ नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड का रिलेशनशिप होता है मनी इनकम यानी आय, ठीक है, एंड डिमांड से. इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है. इनकम कम होती है, डिमांड कम होती है. पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो नॉर्मल गुड कहलाता है. पॉजिटिव रिलेशन किसमें? प्राइस में नहीं, इनकम और डिमांड में. क्वांटिटी डिमांड, मेरी इनकम बढ़ी, जैसे ही मेरे पैसे बढ़े आए, मैंने और कॉफी डिमांड करी, मेरे लिए कॉफी नॉर्मल गुड है. ठीक है. ठीक है. अब मैं अपनी बात करती हूँ. लेकिन क्या हुआ, मेरी इनकम है एक दिन कम हो गई. मेरी इनकम 1,000 रुपए थी, मेरी इनकम 500 रुपए रह गई. क्योंकि मेरी इनकम 500 रुपए रह गई, अब मैंने कहा यार मैं राइस तो कंज्यूम नहीं कर सकती, राइस तो नहीं बढ़ा सकती, राइस मुझे महंगा पड़ रहा है. राइस की जगह मैंने क्या करा, मेरे पास रागी या बाजरा पड़ा था. मैंने कहा छोड़, चावल खाने छोड़ देती हूँ, बाजरा खा रही हूँ. बाजरा ठीक है, बाजरा की कंजम्पशन बढ़ा लेती हूँ. 500 रुपए में मैं चावल तो क्या लूंगी, छोड़ो, बाजरा ले लेती हूँ. तो मैंने बाजरा की कंजम्पशन बढ़ा ली. इनकम कम होने पे अब क्या रिलेशन हो रहा है, इनकम पहले कम होगी तो डिमांड किसी गुड की अगर बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी. वो वाले गुड को, ऑपोजिट नेगेटिव रिलेशन वाले गुड को, इनकम और डिमांड में जब नेगेटिव रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इंफीरियर गुड कहते हैं. गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट वाइज कमेंट में बताओ. तो आपका पहला क्वेश्चन आज के गिव अवे का, जो पहला क्वेश्चन है आज, जो गिव अवे का पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको हर एक इंडिविजुअल को बताना है अपना एक नॉर्मल गुड. तो सबसे पहले मैं आपको केस दे रही हूँ. आपकी मनी इनकम 1,000 रुपीज है, पॉकेट इनकम, ठीक है. आपकी पेरेंट्स ने आपको 2,000 रुपीज कर दी इनकम, आपकी मनी इनकम बढ़ गई है. तो जैसे आपकी मनी इनकम बढ़ी, आपके लिए नॉर्मल गुड कौन सा है जिसकी आप कंजम्पशन बढ़ाओगे इनकम बढ़ने पे, और कौन सा आपके लिए इंफीरियर गुड है, यानी जो गुड इनकम बढ़ते ही आप वेट कर रहे थे कि कब मेरी इनकम बढ़े और कब मैं इसकी डिमांड कम करूं. तो ये दो गुड आपको मुझे बताने हैं आपके लिए, एज एन इंडिविजुअल हु इज वाचिंग दिस वीडियो, किसके लिए, आपके लिए. आपके लिए कौन सा गुड इंफीरियर है, कौन सा गुड नॉर्मल है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू. नंबर वन. Okay, but let's continue reading because we are still completing it. All right. So this is it. अब गिफ्ट एंड गुड की बात करते हैं. ये भी एक केस है अपने आप में. ठीक है. अभी हम इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड की जब भी बात करते हैं ना, when we talk of inferior good and normal good, we always compare the relationship between income and quantity. प्राइस का रोल ही नहीं आया ना, देखा आपने, प्राइस ना बढ़े ना कम हुआ. हम तो बोल रहे हैं मेरे पास पैसे ज्यादा है, मैं कौन सा कुछ ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, मेरे पास पैसे ज्यादा है, मैं कौन सा कुछ कम कंज्यूम कर रही हूँ. ये बात की ना हमने अभी तक. ठीक है. अब गिफ्ट एंड गुड देख लेते हैं. अ राइज इन परचेजिंग पावर यानी इनकम, जैसे हमने देखा था कोई चीज सस्ती होने से आपके 25 रुपए बच गए तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई. तो अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है कंज्यूमर की, सो समटाइम्स कैन इंड्यूस कंज्यूमर टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ अ गुड,
In such a case, substitution effect and income effect will work in opposite direction. The demand for such a good will be inversely or positively related to price, depending on relative strengths and of these goods' opposite effects. So, if the substitution effect is stronger, the demand of the good and the price would still be inversely related. However, if the income effect is stronger, then substitution effect and the demand effect would be positively related. Such a good is called Giffen good. गिफिन गुड क्या होता है? इनकम इनकम बढ़ने से मैं किसी गुड की कंजम्पशन कम कर रही हूँ, इनकम कम होने से मैं किसी गुड की कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ, वो तो इंफीरियर है। पर जब मेरे वो 25 रुपए बच गए परचेजिंग पावर प्राइस रिड्यूस होने की वजह से, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 100 रुपए है तुम लोगों के पास, 100 रुपए में 50 रुपए में तुम कॉफी ले रहे हो, कॉफी का प्राइस है 10, तो तुम 5 कप कॉफी ले रहे हो। 50 रुपए में चाय है, चाय का कप का प्राइस है 5 रुपए, तो तुम 10 कप चाय ले रहे हो। ये तो क्लियर है? अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब प्राइस जो है चाय का, वो क्या हुआ है, वो कम हो गया है, और कम हो गया है। चाय का प्राइस ₹2 हो गया है, लेकिन तुम अभी भी 10 कप की लेना चाहते हो अगर, तो 10 कप अब तुम्हें कितने में मिलेंगे, 20 रुपए में। लेकिन कॉफी का प्राइस तो सेम है और तुम्हारी मनी इनकम भी सेम है, क्योंकि 100 रुपए ही है और कॉफी का प्राइस भी सेम है, तो कॉफी पे 50 रुपए चले गए। लेकिन अब चाय पे पहले जहाँ 50 रुपए जा रहे थे, अब वो 10 कप 20 रुपए में आ गए, तो इनकम कितनी स्पेंड हुई तुम्हारी, 70 रुपए। लेकिन तुम्हारी मनी इनकम कितनी है, 100 रुपए। तुम्हारे पास सेव कितने हुए, बचे कितने रुपए, बचे तुम्हारे पास 30 रुपए। इस 30 रुपए को क्या कहते हैं, इस 30 रुपए को कहते हैं परचेजिंग पावर। तो प्राइस कम होने की वजह से अब जैसे ही तुम्हारे 30 रुपए बढ़े, तुमने कहा मुझे चाय नहीं बढ़ानी, मुझे चाय पसंद ही नहीं है, मुझे तो कॉफी पसंद थी, मुझे तो कॉफी और लेनी है। यानी तुम्हारा प्राइस किसका कम हुआ, चाय का प्राइस कम होने से तुम्हारी चाय की डिमांड जो है वो भी कम हो गई। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा रीड करो। आई थिंक इवन आई गॉट कंफ्यूज, होल्ड ऑन। Substitution effect, the demand for good would be positively related to its price. How does positive? चाय की प्राइस कम होने की वजह से चाय की डिमांड भी कम हो गई, या अब क्या हुआ यहाँ पे, ये पॉजिटिव रिलेशन है, ये कम हुआ प्राइस, प्राइस कम हुआ, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई थी इन अ वे, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से डिमांड जो है वो कम हो गई। जबकि ऑनेस्टली क्या होता है, किसी चीज कोई अगर नॉर्मल केस हो तो कोई चीज सस्ती होती है, मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगी। पर अगर कोई चीज सस्ती हो रही है और मैं उसे कम कंज्यूम कर रही हूँ, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो गिफ्ट गुड हुआ। तो सिंपल लैंग्वेज में, इफ आई नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, हाउ विल आई एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, ठीक है। सिंपल गुड के केस में एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, प्राइस मेरा किसी गुड का कम हुआ, ठीक है, प्राइस कम हुआ और मैंने उसकी डिमांड ज्यादा कर दी, ओके, ज्यादा कर दी, एंड प्राइस ज्यादा हुआ, मैंने डिमांड कम कर दी, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है, ये मानना है। सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस है कि अगर आपका प्राइस, दो गुड है, दो गुड कंज्यूम करते हैं, ये तो कंजम्पशन होती है, ठीक है, प्राइस आपका अगर कॉफी का कम हुआ, ठीक है, और आपने डिमांड चाय की कम कर दी, या प्राइस कॉफी का ज्यादा हुआ और आपने डिमांड चाय की बढ़ा दी क्योंकि कॉफी तो महंगी हो गई है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड, थर्ड क्या होता है, प्राइस कॉफी का
कम हुआ। मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे 30 रुपए बचने लगे, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। इस परचेजिंग पावर से मैंने डिमांड कॉफी और डिमांड चाय दोनों बढ़ा दी। इनकम इफेक्ट। गेटिंग इट? फोर्थ, फोर्थ क्या होगा? मेरी मनी इनकम, मेरी इनकम इंक्रीज हुई और मैंने डिमांड इंक्रीज कर दी किसी गुड की। मेरी इनकम रिड्यूस हुई, मैंने डिमांड रिड्यूस कर दी उस चीज की। वो नॉर्मल गुड कहलाएगा। गॉट दैट? फिफ्थ, मेरी इनकम इंक्रीज हुई और इनकम इंक्रीज होने की वजह से मैंने डिमांड कम करी किसी गुड की। मेरी इनकम कम हुई, उस वजह से मैंने डिमांड इंक्रीज करी किसी चीज की। क्या होगा वो? इंफीरियर गुड। सिक्स, इनकम, सॉरी नॉट इनकम, होल्ड ऑन, गो बैक। प्राइस क्या हुआ मेरा? प्राइस किसी चीज का कम हुआ। कम होने से परचेजिंग पावर बढ़ी, लेकिन मैंने उस गुड की डिमांड इंक्रीज नहीं की, मैंने दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज करी, यानी उस गुड की डिमांड कम कर दी। तो प्राइस कम होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर प्राइस कम हुआ और डिमांड कम हुआ, इनवर्स नहीं हुआ, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो आपका वायलेट हुआ, ऐसे केस में गुड क्या कहलाएगा? गिफ्ट गुड। और मैं एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हर किसी के लिए, मैंने पहले ही बोला, ये सब्जेक्टिव है। गिफ्ट गुड जो आपके लिए है वो मेरे लिए नॉर्मल गुड हो सकता है, आपके लिए जो इंफीरियर गुड है वो मेरे लिए नॉर्मल गुड हो सकता है, जो आपके लिए नॉर्मल गुड है वो मेरे लिए इंफीरियर हो सकता है। एंड इट्स ऑल सब्जेक्टिव, डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन। गॉट दैट? Are we clear on that? I need a yes in the comment box. Okay? Clear? I've tried to explain it in a lot of detailed manner. ये जो है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो कहीं, the entire page. Okay? Okay. Now let's move back to the NCRT. गिफ्ट गुड हो गया, सब हो गया। एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड, लो क्वालिटी फूड। इंफीरियर लो क्वालिटी क्यों हुआ? आपके लिए जो भी लो क्वालिटी है, हर किसी के लिए लो क्वालिटी अलग हो सकता है भाई। कोई अंबानी है, अब अंबानी के लिए तो वीट भी लो क्वालिटी है, वो तो कोई सुपर फूड खाते होंगे। तो ऐसे नहीं होता ना, हर किसी का लो क्वालिटी अलग होता है। जो मेरे लिए हाई क्वालिटी है वो अंबानी के लिए लो क्वालिटी हो सकता है। दैट्स द सीन, इट्स सब्जेक्टिव। Substitutes and complements. Now let's come to substitutes and complements, another favorite topic of mine. Okay, another favorite topic of mine. I don't know what example they've given. I've not read the NCRT yet, but I'll just give you my own example, which I like personally. Okay, so what is happening? मैं क्या है, अपनी कॉफी ना, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। Coffee is my favorite thing, and I love my coffee with sugar. Not without sugar. I love my coffee with sugar. Sugar complements my coffee, which means these are what? These are complementary goods. But what if किसी दिन कॉफी इतनी महंगी हो गई कि मुझे बहुत भारी पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी कोई बात नहीं यार, अब चाय से काम चला लेते हैं, अगर कॉफी नहीं मिल रही। तो ये दोनों क्या हुए? ये हुए सब्स्टिट्यूट्स। So, given one good, which is my main good? Which is my main good? My main good that I am consuming is coffee. For me, coffee is my main good. Now, chai is a substitute for people who are only well versed with English. Chai नहीं है, टी है भाई, ठीक है, मैं तो चाय बोलूंगी। चाय है सब्स्टिट्यूट, एंड शुगर, क्योंकि मुझे कॉफी शुगर के साथ ही पसंद है, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी दिन
कॉफी महंगी हो जाए, मैं कॉफी पी के स्माइल करती हूँ, पर कॉफी अगर किसी दिन महंगी हो जाए, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो मैं क्या बोलूंगी, शिट, कॉफी नहीं पी पाऊंगी, चलो यार रो धो के ही सही चाय पी लेते हैं, पर कुछ तो चाहिए, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया। पर मैं बहुत ही खुशी खुशी कॉफी के साथ शुगर मिला लूं, कॉम्प्लीमेंट कर लूं, तो मैं तो बहुत खुशी हो जाती हूँ, बहुत स्माइलिंग फेस बन जाता है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे प्राइस का क्या रोल आता है? ओके, प्राइस का क्या रोल आता है, चलो प्राइस का रोल देखते हैं। मैं कॉफी पीती हूँ, कॉफी मुझे पसंद है सिर्फ शुगर के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री और किसी दिन शुगर का प्राइस अगर बढ़ जाए, मेरे लिए पूरे कप जो है कॉफी का, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। शुगर का प्राइस बढ़ने से ही मेरे पूरे कप का प्राइस बढ़ जाएगा ना। तो शुगर का प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड ऑफ कॉफी, हमारा मेन गुड कॉफी है तो हम सब कॉफी पे फोकस करेंगे। शुगर का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हुआ, उस वजह से डिमांड ऑफ कॉफी का कप डिक्रीज हो गई। तो जब किसी दो गुड्स के बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ वाई डिक्रीज हो जाए, या प्राइस ऑफ एक्स कम होने से डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो जाए, यानी नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं। अगर किसी दिन, अगर इसको मुझे दूसरा एग्जाम्पल देना हो, सॉक्स एंड शूज, मैं शूज पहनती हूँ और मैं शूज सॉक्स के साथ ही पहनती हूँ। अगर शूज मुझे सॉक्स के साथ पहनने को नहीं मिलेंगे तो मैं सैंडल पहन लूंगी, ठीक है। तो शूज, अगर किसी दिन सॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ सॉक्स इंक्रीज होने की वजह से अगर मेरी डिमांड ऑफ शूज कम हो गई, ठीक है, प्राइस ऑफ सॉक्स इंक्रीज होने की वजह से मेरी डिमांड ऑफ शूज इंक्रीज हो गई, या प्राइस किसी दिन सॉक्स का कम हुआ, तो मैंने कहा चल यार शूज खरीद लेती हूँ, सॉक्स भी सस्ती हो गई है, तो मजा आएगा जूते और पहनूंगी। तो ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या हुए ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन अगर किसी दिन क्या हुआ, प्राइस हुआ सैंडल का प्राइस सस्ता हो गया, प्राइस सैंडल का सस्ता हुआ, तो मैंने कहा यार शूज छोड़, शूज की डिमांड शूज की डिमांड कम कर, क्योंकि सैंडल का प्राइस सस्ता है, सैंडल लेंगे ना। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा हुआ, देख रहे हो, प्राइस ऑफ सैंडल सस्ता होने से मैंने सैंडल ज्यादा लिए और मेरी डिमांड ऑफ शूज भी कम हो गई। रिलेशनशिप देख रहे हो, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई सेम, पॉजिटिव रिलेशनशिप इन द सेम डायरेक्शन। एंड किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है सैंडल महंगा हो गया, मैंने कहा यार छोड़, जूते खरीदते हैं, सैंडल कौन पहनेगा, मुझे तो पैर में कुछ पहनने से मतलब है ना, सैंडल अगर इतना महंगा है, 1000 रुपए का है और मुझे शूज 500 रुपए का पड़ रहा है, जाके शूज ले, ठीक है। तो मैंने डिमांड ऑफ शूज क्या करी, क्योंकि प्राइस, शूज का प्राइस, हमारा मेन गुड है शूज, शूज का प्राइस कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, या तो सॉक्स का प्राइस चेंज हुआ था या सैंडल का प्राइस चेंज हुआ था, शूज का अपना प्राइस चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब प्राइस सैंडल का बढ़ा, लेकिन हमने डिमांड शूज की कम कर दी, सॉरी बढ़ा दी, तो अब क्या हुआ, ये भी सेम रिलेशनशिप हो गया, ब्लू पॉइंट पे आ जाओ। तो प्राइस, आप सैंडल महंगा होने से, सैंडल का प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड जो है शूज की वो बढ़ गई, तो ये सेम डायरेक्शन में रिलेशनशिप है। ऐसा अगर किसी गुड में हो तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि तू महंगा है चल मैं दूसरा ले लूंगी तेरी जगह। पर अगर मैं तेरे साथ ही कुछ कंज्यूम करती हूँ, तू और मैं पार्टनर्स हैं, कि मैं सॉक्स के साथ ही शूज पहनती हूँ, तू और मैं पार्टनर्स हैं, तो किसी एक में से भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इज इट ओके? योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द गिव गिव मी सॉक्स और शूज एंड सैंडल, या फिर चाय कॉफी एंड शुगर के अलावा अ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। गुड सेम होना चाहिए, एक उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, एक उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एंड एग्जाम्पल दो मुझे कमेंट बॉक्स में। आई नीड टू नो, आई नीड टू गेट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज आई कैन फ्रॉम यू गाइस, ओके।
Got that? Let's go back to the NCRT. Substitutes में क्या, complements में क्या कह रहा है? We can also study the relation between quantity of good that a consumer chooses and the price of related goods. So the quantity of a good that a consumer chooses can increase or decrease with rise in prices. उसको हम substitute कहेंगे या complementary कहेंगे. ठीक है? तो अब वो highlight कर लो यहाँ पे please and put the yellow highlighter on. Goods which are consumed together are called complementary. Example, goods का क्या है? Tea, sugar, shoe, socks, pen, ink, etc. Since tea and sugar used together, an increase in price of sugar is likely to decrease demand for tea, and decrease in price of sugar is likely to increase demand for tea. ये मैंने समझा दिया है. Similar case complement का वो बता रहे हैं. Contrast में वो बोल रहे हैं, in contrast, goods like tea and coffee are not consumed together. In fact, they are substitute. तो अगर टी इज सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफी, तो अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो कंज्यूमर टी लेंगे, और अगर कॉफी सस्ती हो जाएगी तो कंज्यूमर टी ले लेंगे, मतलब वाइस वर्सा. ओके, so that's the scene that they're saying. So I hope you've understood. I hope this is okay. So we'll continue the lecture till here. Why? Because जो shift in demand curve है and जो movement along demand curve है, इस पे इतने क्वेश्चन आए ना, इतने क्वेश्चन आए पिछले कुछ years में, and इतने भयंकर क्वेश्चंस आए हैं that I can't even tell you, I can't even begin to tell you कि किस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एंड एज आई सेड, एक तो पहले तुम लोग ये देख लो अपनी स्क्रीन पे. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक से द मूवमेंट एंड द शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, देयर आर हेल लॉट मेनी क्वेश्चंस इन द टिपिकल लेवल क्वेश्चन. वो कुछ 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 तुम्हें ट्रिक करते हैं और पूछते हैं इससे शिफ्ट होगा, इससे मूवमेंट होगा, इससे ये होगा. तो इवन तो मुझे डिमांड चैप्टर पूरा कराना था, बट आई एम नॉट डूइंग इट. एंड द रीजन ओनली बीइंग कि शिफ्ट एंड मूवमेंट मुझे तुम्हें बहुत डिटेल में समझाना है. जो एनसीईआरटी ने दिया है मुझे उससे कहीं ज्यादा आगे जाके समझाना है. सो एक कंबाइंड लेक्चर लूंगी तुम लोगों का, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझाऊंगी कि शिफ्ट एंड मूवमेंट क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है. मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगी. सो दैट्स द केस. एंड ऑल्सो गाइज, या सो आई एंड दिस हेयर. टुमारो विल मीट 6 PM अगेन with movement and shift, and उसके प्रॉपर एक सेपरेट लेक्चर पे एंड मार्केट डिमांड पे. सो कल हमारा डिमांड ओवर हो जाएगा, कल थर्सडे है. एंड उसके बाद हमें लास्ट से इसी वीक कंप्लीट कर लेंगे, सो डोंट वरी. एंड होली पे भी मैं लेक्चर लूंगी, सो आई होप यूर ओके विद इट. यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यूर ओके होली पे लेक्चर लेने से. एंड ऑल्सो एवरीवन, सो आई हैव टोल्ड यू इन बिटवीन कौन सा गिव अवे के तुम्हारे क्वेश्चंस हैं. फाइनल गिव अवे का क्वेश्चन तुम लोग को पता है, एज यूजुअल फीडबैक देना है. हाउ वाज टुडेस लेक्चर एंड हाउ डिड यू फाइंड द क्लास एंड वाज इट हेल्पफुल फॉर यू, डिड यू लर्न समथिंग न्यू, या ऐसे ही था, ये आता था पहले से. आई मीन इट्स जस्ट conversation. Let's just build a habit of communication. See, trust me when I say that we are a community more than an educational platform. Because in a community, everything, मेरे को ना किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक टाइम पे, बात करने से ना सब ठीक हो जाता है. तो कितनी भी बड़ी दिक्कत हो लाइफ में, बात करने से सॉल्व हो जाती है. सो वी नीड टू कम्युनिकेट एंड आई नीड टू इनकलकेट दैट हैबिट. क्योंकि हो सकता है मैंने कम्युनिकेशन ना करने की वजह से कुछ गलतियां की हो या कुछ एक्सपीरियंसेस की हो, विच आई डोंट वांट तुम लोगों के साथ हो. सो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. फीडबैक में लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं ना जेन्युइनली मुझसे, उनके फीडबैक्स में बहुत सीरियसली लेती हूँ. सो आई नो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आई नो तुम्हें वन गो लेक्चर चाहिए, आई नो तुम्हें क्या चाहिए, बट मुझे पता है तुम्हारे लिए बेटर क्या है. जो तुम्हें लग रहा है वो शायद उतना बेटर नहीं है. सो आई नो व्हाट टू सर्व. सो वी आर जस्ट communicating in a very healthy manner. Okay, so do share your feedback, let me know. And yes, another announcement, I won't be able to take the live today. So आज लाइव नहीं होगा, कल डिमांड पूरा करा दूं, कल शिफ्ट एंड मूवमेंट भी करा दूं, एंड फिर रात को 8 बजे लाइव आऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी. बट कल सुबह 10 बजे हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे. तो जो भी बोर्ड्स वाले बच्चे देख रहे हैं, कल सुबह भी सॉल्व बोर्ड्स का पेपर. एंड लाइव आई एम नॉट श्योर, चलो मैं टेलीग्राम पे अनाउंस कर देती हूँ इस क्लास के बाद. बट या, for this lecture is done. So any other announcements will happen on the Telegram group. So just join the Telegram group. And thank you so much for watching this video. I'm waiting for your comments. Live में जो होते हैं वो होते हैं, but post that मैं comments का wait करती हूँ. तुमने answers क्या दिए हैं, फिर तुम्हारे answer correct करना. Those are my habits. So yeah, all the very best. Keep preparing. I'll see you tomorrow, and we'll complete demand chapter tomorrow. So keep practicing. Stay tuned, and we'll meet. Okay. Bye bye.